नमस्कार दोस्तों, हॉर्टिकल्चर डेली डोज एमसीक्यू सीरीज़ विद सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो है टर्मिनल कटिंग ऑफ क्राइजेंथेम इज टेकन। जो क्राइजेंथेम जिसका प्रोपोगेशन, जो कमर्शियल प्रोपोगेशन होता है, किसके द्वारा होता है? क्राइजेंथेम कमर्शियल प्रोपोगेशन टर्मिनल कटिंग के द्वारा। तो उस टर्मिनल कटिंग को लेने का समय कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा द एंड ऑफ जून, ऑप्शन बी है मिड ऑफ जुलाई, ऑप्शन सी है जुलाई अगस्त, या ऑप्शन जो डी है वो है नवंबर दिसंबर। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है एट द एंड ऑफ जून। जो क्राइजेंथेम है जिसका प्रोपोगेशन टर्मिनल कटिंग के द्वारा होता है, तो उसको जो लेने का जो सबसे उपयुक्त समय है, टर्मिनल कटिंग को काटने का जो सबसे उपयुक्त समय है वो है द एंड ऑफ जून। और जो टर्मिनल कटिंग है उसकी जो लंबाई रखी जाती है, तो वो लंबाई रखी जाती है कितनी? वो रखी जाती है 5 से कितनी? 5 से 7 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर ये क्या है? 5 से 7 सेंटीमीटर ये है लेंथ ऑफ टर्मिनल कटिंग। लेंथ ऑफ टर्मिनल कटिंग, जो टर्मिनल कटिंग की जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5 से 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आता है हार्वेस्टिंग स्टैंडर्ड कार्नेशन इज डन एज। जो कार्नेशन है उसकी कटाई या उसको फ्लावर को कौन सी स्टेज पर हमें हार्वेस्ट उसको करना चाहिए? ऑप्शन ए है फुल ओपन स्टेज, ऑप्शन बी है हाल्फ ओपन स्टेज, ऑप्शन जो सी है पेंटिंग ब्रश स्टेज, या ऑप्शन डी है टाइट बर्ड स्टेज। तो करेक्ट आंसर बनता है पेंटिंग ब्रश स्टेज। जो कार्नेशन की हार्वेस्टिंग का जो स्टैंडर्ड है, जब इसको हार्वेस्ट करना चाहिए तो उसका जो फ्लावर है उसका कौन से पेंटिंग ब्रश स्टेज पे वो होना चाहिए। मतलब जो फूल है वो हल्का सा थोड़ा सा ओपन हो, जैसे कि हमारा जो पेंट करने का जो ब्रश होता है उस प्रकार से दिखाई दे। उस अवस्था पर क्या है? कार्नेशन को हार्वेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइजेंथेम वेराइटी दैट डज नॉट रिक्वायर पिंचिंग और स्टिकिंग। जो क्राइजेंथेम है उसकी कौन सी वेराइटी में पिंचिंग और स्टिकिंग की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए है बिरबल शाहनी, ऑप्शन बी है पूसा गुलदस्ता, ऑप्शन सी है अप्सरा, या ऑप्शन डी है जयंती। तो करेक्ट आंसर बनता है पूसा गुलदस्ता। जो पूसा गुलदस्ता वैरायटी है इसमें पिंचिंग और स्टिकिंग की आवश्यकता नहीं होती। यह वैरायटी IARI द्वारा डेवलप की गई है। और कब डेवलप की गई है? तो 2017 में इसको रिलीज किया गया। और ये वैरायटी जो पूसा गुलदस्ता वैरायटी है ये पॉट कल्चर के लिए सुटेबल है। पॉट कल्चर के लिए क्या है? ये पोर्ट कल्चर के लिए क्या है? सूटेबल है। पोर्ट कल्चर के लिए सूटेबल वेराइटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच इज द हार्वेस्ट स्टेज ऑफ डेंड्रोबियम। जो डेंड्रोबियम ऑर्किड है उसकी हार्वेस्टिंग स्टेज कौन सी है? ऑप्शन ए है हमारा 75% ऑफ फ्लोरेट्स ओपन पर स्पाइक, ऑप्शन जो बी है वो 95% ऑफ फ्लोरेट ओपन पर स्पाइक, और जो ऑप्शन सी है वो है 25% ऑफ फ्लोवर ओपन पर स्पाइक, और जो ऑप्शन डी है 50% ऑफ फ्लोरेट्स ओपन पर स्पाइक। तो करेक्ट आंसर बनता है इसका 75% ऑफ फ्लोरेट्स ओपन पर स्पाइक। तो जो डेंड्रोबियम ऑर्किड है उसमें जो स्पाइक है उस पर 75% जो फ्लोरेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, तब उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और हार्वेस्टिंग का जो टाइम है तो इसका जो मोस्ट सुटेबल टाइम है वो है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में हार्वेस्टिंग की जाती है किसकी? डेंड्रोबियम ऑर्किड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन स्टाइल इज कॉल्ड नेचर इन मिनिएचर। कौन से गार्डन स्टाइल को नेचर इन मिनिएचर गार्डन स्टाइल कहा जाता है? ऑप्शन ए है इंग्लिश गार्डन, ऑप्शन बी है फ्रेंच गार्डन, ऑप्शन जो सी है वो है जापानीज गार्डन, या ऑप्शन डी है इटालियन गार्डन। तो करेक्ट आंसर बनता है हमारा जो जापानीज गार्डन है उसको नेचर इन मिनिएचर गार्डन स्टाइल के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से इसमें गार्डन होते हैं? तो इसमें आता है सबसे पहला टी गार्डन, ये भी जापानीज गार्डनिंग जो स्टाइल है उसका प्रकार है। दूसरा है हिल गार्डन,
ठीक है, हिल गार्डन। और जो तीसरा टाइप है वो है सैंड गार्डन, वो है सैंड गार्डन। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है दे वेयर इज द डायरेक्टरेट ऑफ अरेकानेट एंड स्पाइस डेवलपमेंट बोर्ड DASD लोकेटेड। डायरेक्टरेट ऑफ अरेकानेट एंड स्पाइस डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हमारा कोट्टायम, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है कोचीन, या ऑप्शन डी है कालीकट। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है कालीकट केरल, कालीकट केरल। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ अरेकानेट एंड स्पाइस डेवलपमेंट बोर्ड DASD कहाँ स्थित है? कालीकट केरल में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1966। कब स्थापना हुई थी इसकी? तो 1 अप्रैल 96 में स्थापना हुई थी। और ये जो बोर्ड है किसके अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये आता है। और जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा ब्लैक पॉट डिसीज, ब्लैक पॉट इज डिसीज ऑफ ब्लैक पॉट किसका रोग है? ऑप्शन ए है हमारा चेस्टनट, ऑप्शन बी है कोकोआ, ऑप्शन सी है कोकोनट, या ऑप्शन डी है अरेकानट। तो जो करेक्ट आंसर बनता है कि जो ब्लैक पॉट डिसीज किसकी डिसीज है? तो ब्लैक पॉट कोकोआ की डिसीज, जो कि फाइटोप्थोरा स्पीसीज के कारण से होती है। किसके कारण से होती है? ये होती है फाइटोप्थोरा के कारण, फाइटोप्थोरा के कारण से ये होती है। फाइटोप्थोरा जो फंगस है उसके कारण से ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा केशियो कर्नल स्किन इज नोन है। जो केशियो का जो छिलका होता है, केशियो नट का जो छिलका होता है, जो हल्का सा छिलका होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा एरिल, ऑप्शन बी है एंडोकार्प, ऑप्शन सी है एक्सोकार्प, या ऑप्शन डी है टेस्टा। तो केशियो नट के जो कर्नल है उसको हम किस नाम से जाना जाता है? उसको टेस्टा के नाम से जाना जाता है, उसको टेस्टा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है? आउटर स्किन, इसका जो आउटर स्किन है टेस्टा का आउटर स्किन जो है वो कौन से कलर का होता है? आउटर स्किन इसका पिंक कलर का होता है, जबकि जो इनसाइड जो होता है, इनसाइड क्या होता है? इनसाइड स्किन इसका ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। इनसाइड ब्राउन और आउटर पिंक कलर का ये होता है। और केशो का जो कर्नल है उसको टेस्टा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा द सीड रेट ऑफ कार्डेमम पर हेक्टेयर। कार्डेमम की जो बीज दर है, इलायची की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? ऑप्शन ए है हमारा 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 2 किलो प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 5 किलो प्रति हेक्टेयर, या ऑप्शन डी है 10 किलो प्रति हेक्टेयर। तो करेक्ट आंसर है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर हमारा करेक्ट आंसर है। और जो सीड है उनको ट्रीट किया जाता है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कितने समय के लिए ट्रीट करते हैं? तो इसको ट्रीट किया जाता है दोनों में से किसी एक एसिड से 20 मिनट के लिए, ठीक है। 20 मिनट के लिए दोनों में से किसी एसिड से इसको ट्रीट किया जाता है, किसको? सीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट यूज्ड टू क्योर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए कौन से मेडिसिनल प्लांट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है मुलेठी, ऑप्शन बी है अश्वगंधा, ऑप्शन सी है बेलाडोना, या ऑप्शन जो डी है हमारा वो है सर्पगंधा। तो करेक्ट आंसर बनता है हमारा सर्पगंधा। करेक्ट आंसर क्या है? सर्पगंधा का यूज ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए, साथ ही साथ इसका यूज अस्थमा के कंट्रोल के लिए और स्टोमच डिसऑर्डर और साथ ही साथ जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर में भी अश्वगंधा जो सर्पगंधा है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट सोइंग ऑफ पेरीविंकल रिक्वायर्ड सीड रेट। पेरीविंकल की डायरेक्ट सोइंग के लिए सीड रेट की कितनी आवश्यकता है? बीज की कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है हमारा 30 किलो प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 10 किलो प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 15 किलो प्रति हेक्टेयर, या ऑप्शन जो डी है वो है 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर। अगर डायरेक्ट सोइंग करना है हमें तो कितना बीज की आवश्यकता होगी? तो 2.5 किलो बीज की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेरीविंकल इसका प्रोपोगेशन किससे होता है? तो इसका जो प्रोपोगेशन है पेरीविंकल का प्रोपोगेशन
प्रोपोगेशन है पेरिविंकल का, किससे होता है? तो ये होता है बाय सीड। और अगर हम डायरेक्ट सोइंग की बात करें तो हमें डायरेक्ट सोइंग में जो सीड की मात्रा लगती है डायरेक्ट सोइंग के लिए वो लगती है कितने? 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। जबकि अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करें, ट्रांसप्लांटिंग नर्सरी लगाकर ट्रांसप्लांटिंग करें तो हमें जो बीज की मात्रा लगेगी वो लगेगी 500 से लगभग 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द फर्नेस ऑफ फ्रूट कैन बी मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? जो फ्रूट की फर्नेस या कठोरनेस है वो किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए है टेंड्रोमीटर, ऑप्शन बी है पाइक्नोमीटर, ऑप्शन सी है रिफ्रैक्टोमीटर या ऑप्शन डी है पेनेट्रोमीटर। तो जो फ्रूट का जो कठोरपन है या फर्नेस है किसके द्वारा मापी जाती है? तो करेक्ट आंसर बनता है पेनेट्रोमीटर। जो पेनेट्रोमीटर है फ्रूट का फर्नेस मापने के लिए वाला यंत्र है या कठोरता मापने वाला यंत्र है। जो टेंड्रोमीटर है, टेंड्रोमीटर के द्वारा पी की मैच्योरिटी, जो मटर है उसकी मैच्योरिटी को मेज़र किया जाता है। जबकि जो पाइक्नोमीटर है ये है सॉलिड की डेंसिटी मापने के लिए, सॉलिड की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए। जबकि जो रिफ्रैक्टोमीटर ये TSS को मापने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन फ्रूट एंड वेजिटेबल? फ्रूट एंड वेजिटेबल में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए कौन सा जो वो एंजाइम जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है पेक्टिनेस, ऑप्शन सी है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज या ऑप्शन जो डी है फिनोलेज। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। तो पॉलीफिनोल जो ऑक्सीडेज एंजाइम है ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के लिए जिम्मेदार है। इसमें क्या होता है कि अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल के पीस को कट करके रखें तो वो क्या है, उसमें ब्राउनिंग होने लगती है। तो वो किसके कारण से होती है? तो वो होती है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण, जिसको शॉर्ट में PPO भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में PPO भी कहा जाता है। जिसके कारण से ही क्या होता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल के पीस जो हम काट कर रखते हैं उनमें क्या है, ब्राउनिंग होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम द प्रिपेयर जेली इज टर्म है। जो जेली है उससे जो रस का बहना या जेली का बहना क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लाउडी जेली, ऑप्शन जो बी है फोगी जेली, ऑप्शन सी है सिनेरेसिस या ऑप्शन जो डी है स्नेप्सिस। तो करेक्ट आंसर बनता है इसका, जो करेक्ट आंसर बनता है जेली का बहना या ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? तो जेली का जो बहना है वो कहलाता है सिनेरेसिस। क्या कहलाता है? सिनेरेसिस। इसको जेली का बहना या जेली का रोना भी हम कहते हैं। ये किसके कारण से होता है? तो ये होता है एक्सेस एसिड। अगर एक्सेस मात्रा में क्या है, अगर एक्सेस मात्रा में हमारा एसिड है, क्या है एक्सेस मात्रा में क्या है, अगर एसिड है या एसिड का हाई कंटेंट में अगर एसिड है, हाई कंटेंट ऑफ एसिड, अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है जेली में तो भी जेली बहेगी। या दूसरा है इनसफिशिएंट पेक्टिन, पेक्टिन की कम मात्रा होना, कम मात्रा में पेक्टिन का कम मात्रा में होना। और जो तीसरा है जो इसके लिए जिम्मेदार वो है फर्मेंटेशन ऑफ जेली, फर्मेंटेशन ऑफ जेली का किण्वन भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसको जेली का रोना भी कहा जाता है। तो किसके कारण से होता है? अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हमारा एसिड है जेली के अंदर तो भी ये हो सकता है, कम मात्रा में पेक्टिन है तो भी जो जेली है वो बहेगी, और साथ ही साथ अगर जेली में फर्मेंटेशन हो जाता है तो भी ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोमा ऐश्वर्या इज वेराइटी ऑफ, गोमा ऐश्वर्या किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है हमारा आंवला, ऑप्शन बी है बेर, ऑप्शन सी है बनाना या ऑप्शन डी है फालसा। तो करेक्ट आंसर बनता है गोमा ऐश्वर्या आंवला की वेराइटी है। गोमा ऐश्वर्या किसकी वेराइटी है? तो गोमा ऐश्वर्या आंवला की वेराइटी है, जो कि CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर के द्वारा डेवलप की गई, डेवलप की गई। और कब डेवलप की गई है? तो ये डेवलप की गई है 2006 में। कब डेवलप हुई है? तो 2006 में CIAH बीकानेर के द्वारा क्या है, डेवलप की गई वेराइटी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब
जरूर करें। धन्यवाद।